बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है गॉस थ्योरम। इस थ्योरम को समझने के पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब ये फ्लक्स शब्द आप लोग हाइड्रोडायनामिक्स में भी सुनते होंगे कि मान लीजिए जैसे पानी बह रहा है पाइप से और उसके परपेंडिकुलर कोई एरिया है, रिंग रख दिया हमने तो उससे पानी ज़्यादा निकलेगा। यदि उसी रिंग को हमने थोड़ा तिरछा करके रख दिया तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। यहाँ से एक फ्लक्स की बात आती है हमारे सामने। तो फ्लक्स क्या है? आप जानते हैं विद्युत बल रेखाएं, किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होती हैं। अब मान लीजिए कोई एक सरफेस है, वो सरफेस रखी है किसी विद्युत क्षेत्र में। अब उससे परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या विद्युतीय बल रेखाएं निकल रही हैं उसे हम कहते हैं विद्युतीय फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E और हमने एक छोटी सी सतह ले ली, वो है ds। तो फ्लक्स का मान क्या होता है? सूत्र के रूप में हम देखें, फाई को यदि हम फ्लक्स माने तो फ्लक्स जो होता है विद्युतीय फ्लक्स वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और उस एरिया के गुणनफल के बराबर। ये कब है? जब बल रेखाएं उस सतह के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता कि विद्युतीय बल रेखाएं उस सतह के लंबवत ही हों। तो मान लीजिए एक जनरल केस हम लेते हैं कि हमने ये एक सतह ली और विद्युतीय बल रेखाएं जो हैं या विद्युत क्षेत्र की दिशा इससे कुछ कोण बनाते हुए है, लंबवत नहीं है बल्कि कुछ कोण बनाते हुए है। अब ये जो सतह है इस पर हम ले लें नॉर्मल या अभिलंब। उस अभिलंब के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थीटा कोण बना रही है मान लीजिए। ऐसी स्थिति में टोटल फ्लक्स का मान क्या होगा? क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि किसी सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो ये तो अभिलंबवत है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस विद्युत क्षेत्र का अभिलंब की दिशा में घटक निकालेंगे। मान लीजिए ये E है तो इधर हो जाएगा E cos थीटा और उसमें हम यदि सतह के क्षेत्रफल का गुणा कर दें तो वो हो जाएगा विद्युतीय फ्लक्स, अर्थात E cos थीटा इंटू ds या E ds cos थीटा। अब यदि इसको हम, चूँकि हम जानते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ds भी और E भी, तो क्या हो जाएगा E डॉट ds। फ्लक्स एक अदिश राशि है और ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल देगा हमें विद्युतीय फ्लक्स। ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अब इससे हम पहला वाला केस जो हम पढ़े थे वो भी निकाल सकते हैं, अर्थात यदि थीटा इक्वल टू 0, पहली परिस्थिति है थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 मतलब ये जो E है और नॉर्मल है, इन दोनों के बीच कोण 0 बन रहा है। अर्थात ये जो सतह है E के अभिलंबवत है। ऐसी स्थिति में फ्लक्स का मान होगा E इंटू ds जो कि मैक्सिमम होगा। लेकिन यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब ये जो E है वो सतह की दिशा में आ जाए, क्योंकि नॉर्मल और सतह के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अर्थात E और सतह दोनों के बीच में पैरेलल है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं E इज पैरेलल टू द सरफेस। तब आप देखेंगे कि इससे तो कोई बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, अर्थात फाई जो होगा वो मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 इक्वल टू होता है 0, तो फाई इक्वल टू 0 होगा, अर्थात मिनिमम। तो ये दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे कि जब सतह परपेंडिकुलर होती है E के
ऐसी स्थिति में फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और कोई सतह यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होता है। ये एक कॉन्सेप्ट हो गई। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है गॉस थ्योरम पढ़ने के पहले, वो है सॉलिड एंगल। बच्चों, एंगल तो आप जानते हैं। एंगल मतलब मान लीजिए ये एक लाइन है, वो एक लाइन किसी बिंदु पर लाइन हमने खींची और ये एक प्लेन है, इसको हम मिलाएंगे उस बिंदु से दोनों सिरों को, तो ये एक प्लेन एंगल भी कह सकते हैं, प्लेन एंगल बनता है। और इस एंगल को हम किससे परिभाषित करते हैं? उस चाप बटे जो दूरी है उस लाइन की r से, L/r। यह है प्लेन एंगल या एंगल जो कि आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे। लेकिन क्या होगा कि यदि ये एक एरिया होता, ये एक एरिया होता, वो एरिया उस पॉइंट पर, उस एरिया को हम हर बिंदु को उस पॉइंट से यदि हम मिलाते हैं तो एक विशेष तरह की आकृति जो कि आप जानते हैं कोन, शंकु, शंकु बन जाता है। तो अब जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल एक प्लेन नहीं है, जैसे पहले आपने देखा था वो एंगल एक प्लेन बन रहा था। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एक विशेष आकृति बना रहा है, या सॉलिड एंगल इसको हम कहते हैं, और इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओमेगा को हम कहते हैं सतह का क्षेत्रफल अपॉन, अब चूंकि दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, जैसे हमने थीटा में भी देखा था, थीटा इक्वल टू क्या होता था? आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। दोनों की डायमेंशन सेम है, चाप भी हम, चाप की लेंथ की विमा है और आर भी लंबाई की विमा है, तो दोनों की विमा समान थी, तो यहाँ पे भी विमा समान होनी चाहिए। ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन, अब आर तो नहीं आएगा क्योंकि आर तो लेंथ हो गया, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर। तो ओमेगा जो होता है सॉलिड एंगल, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब ये इसके परपेंडिकुलर है। यदि ये सरफेस कुछ कोण भी बना रही है, अर्थात जो शंकु है, जो शंकु की आकृति बन रही है, ये अभिलंबवत नहीं है ये सरफेस उसके बिंदु के, तब उस स्थिति में जो सॉलिड एंगल होता है वो उसमें कॉस थीटा मतलब सरफेस का लंबवत दिशा में घटक अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। आइए आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो गॉस का थ्योरम है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल या घन कोण की अभिधारणा पढ़ी है, और फ्लक्स की अभिधारणा के बारे में भी हम जानते हैं। फ्लक्स को वेबर में नापा जाता है और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में नापा जाता है। एंगल को या कोण को रेडियन में नापा जाता है एसआई यूनिट में, और घन कोण को स्टेरेडियन में नापा जाता है। इसको गॉस का प्रमेय पढ़ने के पहले आइए हम एक कुछ कल्पना करते हैं। वो कल्पना इस प्रकार से है, क्योंकि गॉस थ्योरम के अनुसार उन्होंने किसी क्लोज्ड सरफेस में, कोई बंद सतह के अंदर कोई चार्ज है, तो उससे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है इस बारे में उन्होंने बताया था। तो अब हम एक कल्पना करते हैं अपने सामने कि एक चार्ज है, वो चार्ज एक सतह से घिरा हुआ है, किसी प्रकार की भी सतह हो सकती है, इर्रेगुलर शेप की, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वृत्त लें, सरफेस लें, ऐसा कोई स्फीयर लें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कोई भी इर्रेगुलर शेप की हम एक सतह लेते हैं जो कि इस चार्ज को घेरे हुए है। अब इससे चूंकि ये आवेश है, धन आवेश है, तो इससे चारों दिशाओं में हम जानते हैं कि अनंत दूरी तक बल रेखाएं जाती हैं। तो इससे ये हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा ली या एक बल रेखा ली,
और एक छोटी सी सतह इस सरफेस में से काटी, वो सतह है ds। मान लीजिए हमने ds सतह ली और उसके बीच से आप देख रहे हैं कि ये एक विद्युत बल रेखा गुजर रही है। अब ये जो सतह थी, इस सतह के लंब और E के बीच में एंगल बन रहा है, मान लीजिए थीटा। मतलब एक जनरलाइज कंडीशन हमें लेनी है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बल रेखा निकल रही है वो सतह के लंबवत ही हो। तो हमने ये एक जनरलाइज कंडीशन ली कि मान लीजिए इस सतह के लंब और E के बीच में जो कोण बन रहा है वो है थीटा। ऐसी स्थिति में इस छोटी सी सतह से निकलने वाले जो फ्लक्स का मान होगा हमें ज्ञात है, वो होगा E ds cos थीटा या वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ये फ्लक्स का मान हो गया। तो मान लीजिए जैसा गॉस ने बताया था, इस पूरी बंद सतह से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान निकालना है हमें, क्योंकि उन्होंने फ्लक्स और आवेश में रिलेशनशिप या संबंध बताया था। तो हम देखें कि उस सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा। तो सतह का जो फ्लक्स है, हमने छोटी सी सतह ली है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा। तो जो ये डी फाई निकला उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं होल सरफेस के लिए या पूरी सतह के लिए, और E की वैल्यू भी रख देते हैं। आपको मालूम है कूलम के नियम से एक सिंगल चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r²। यदि माध्यम हम वायु ले लेते हैं तो K की वैल्यू 1 रख दीजिए। ऐसी स्थिति में डी फाई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² ds cos थीटा। और फाई निकालने के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे और इसमें से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लें इंटीग्रेशन साइन के, तो अंदर क्या बचेगा ds cos θ/r²। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds cos θ/r², ds cos θ/r² क्या है, d ओमेगा। अर्थात वो जो छोटी सी सतह घन कोण बना रही थी ना d ओमेगा, वो है ds cos θ/r²। केवल इसी को इंटीग्रेट करना है हमें। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि किसी भी बंद सतह द्वारा जो घन कोण बनाया जाता है उसका मान 4 पाई के बराबर होता है। इसे सिद्ध भी किया जा सकता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा 4 पाई के बराबर हो जाएगा, और जो कि हम यदि इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा तो हम देखते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट या 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q। अर्थात यही तो गॉस का प्रमेय है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, यदि कोई आवेश किसी बंद सतह से घिरा हुआ है तो उस सतह से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस घिरे हुए आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये तो हो गई बच्चों गॉस प्रमेय की बात, जब चार्ज जो है वो उस क्लोज सरफेस के भीतर है। लेकिन क्या होगा कि यदि वो आवेश सतह के भीतर न रह के बाहर हो, ऐसी स्थिति में आवेश बाहर है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स बल रेखाएं होंगी, जितनी बल रेखाएं क्लोज सरफेस के अंदर आ रही हैं उतनी ही बाहर जा रही हैं। ऐसी स्थिति में हम दो सतह लेंगे, एक सतह हमने ds1 ले ली, दूसरी सतह हमने ds2 ले ली। तो ds1 से प्रवेश करने वाला फ्लक्स और ds2 से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, यही तो टोटल फ्लक्स होगा। बाहर निकलने वाला फ्लक्स माइनस भीतर प्रवेश करने वाला फ्लक्स, तो दोनों ही फ्लक्स समान हैं। ऐसी स्थिति में कुल जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा।
तो यदि चार्ज सतह के बाहर स्थित है तो गॉस प्रमेय के अनुसार कुल फ्लक्स जो सतह से बाहर जाने वाला है, क्योंकि उसमें अंदर भी आ रहा है फ्लक्स, तो बाहर जाने वाला फ्लक्स जो होगा वो शून्य होगा।